हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ओनली स्टडी सेंटर 2.0 में। तो इस वीडियो में हम लोग झारखंड पॉलिटेक्निक का मोस्ट इम्पोर्टेंट वायरल क्वेश्चन पेपर देखने वाले हैं फिजिक्स का। इससे पहले मैंने आपको एक वीडियो दिया है जिसमें कि मैंने आपको मैथ का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताया था। तो आई थिंक आप लोगों ने उस वीडियो को देख लिया होगा, नहीं देखा है तो उसको जाकर के देख लीजिएगा, आपको वीडियो मिल जाएगा इसी चैनल पर और साथ ही उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इसमें हम लोग यहाँ पर देखने वाले फिजिक्स का, मैंने मैथ का सिर्फ 10 ही क्वेश्चन कराया था, जबकि मैथ में 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आगे भी मैं आपको मैथ का कराता रहूँगा, तो रेगुलर बने रहेगा और मैक्सिमम वीडियो अपने दोस्तों के पास शेयर करें। मैक्सिमम स्टूडेंट को इस चैनल से जोड़ने का प्रयास करें। अगर मैक्सिमम स्टूडेंट जुड़ते हैं तो जल्दी हम लोग यहाँ पर लाइव क्लास भी स्टार्ट करेंगे और मैं आप लोग का पूरा सिलेबस कंप्लीट कर दूंगा। और यकीन मानिए आप लोग अच्छा स्कोर करके आएंगे, अच्छा रैंक भी आप लोग ला सकते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं पॉलिटेक्निक में, ठीक है। और स्टूडेंट पूछ रहे थे कि सर इसका सिलेबस, तो सिलेबस अलग से नहीं होता, 10th लेवल का ही सिलेबस होता है। भले ही आप लेटरल एंट्री वाला पॉलिटेक्निक दे रहे हो या फिर 10th लेवल वाला दे रहे हैं, दोनों का अगर ऑफिशियल सिलेबस देखेगा ऑफिशियल वेबसाइट पर तो डायरेक्ट उन्होंने बोल रखा है कि 10th लेवल का ही पूछा जाएगा, ठीक है। और इस बार ज़्यादा उम्मीद है कि क्वेश्चंस बहुत ही ईजी आएंगे 2018 की तरह, 2019 की तरह। तो ज़्यादा आप लोग को घबराना नहीं है, बस मैं जितना करा रहा हूँ उतना कर लीजिए। तो चलिए हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करते हैं और फिजिक्स का फटाफट से देखते हैं। और आगे भी आपको मैथ का मिलता रहेगा। साइंस में आपके फिजिक्स और केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों का होता है, तो हम लोग इसमें फिजिक्स का देख रहे हैं और इसके बाद फिर मैं आपको आगे केमिस्ट्री का भी आगे केमिस्ट्री और बायोलॉजी का भी करा दूंगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे 51 नंबर वाले क्वेश्चन से आपका यहाँ पर फिजिक्स स्टार्ट हो रहा है, ठीक। इससे पहले आपका मैथ ही था, तो मैथ का भी मैं कंप्लीट करा दूंगा, डोंट वरी। तो फिजिक्स का यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। वेन object is placed beyond the center of curvature of a concave mirror then the size of the image is। क्या पूछ रहा है, जब एक वस्तु को एक अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र के पीछे रखा जाता है तो उसके प्रतिबिंब का आकार होता है, प्रतिबिंब का आकार कैसा होता है ये आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो इसको हम लोग बना कर देख लेंगे। वैसे तो आप लोग ये 10th क्लास में पढ़े हैं, डायरेक्टली याद होना चाहिए, बट जिनको याद नहीं है, डायरेक्टली याद नहीं होता, तो मैं आपको यहाँ पर बना करके बता दे रहा हूँ। मान लीजिए आपके पास ये कोई कॉनकेव मिरर है, यानी कि अवतल दर्पण है, ठीक है। और इसका ये है यहाँ पर, यह है मुख्य अक्ष जिसको कि बोलते हैं हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक। तो मान लीजिए यहाँ पर कलर चेंज करता हूँ और इसके बाद आपको अच्छा समझ में आएगा। एक मिनट यार, ये क्या हो गया। हाँ देखिए यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर आपका फोकस है, यहाँ पर फोकस है, तो इसका यहाँ पर हो जाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, ये जिस गोला से बना होता है ना, उसी का केंद्र को हम लोग बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी कि वक्रता केंद्र बोलते हैं, ठीक। तो ये है। तो क्या बोल रहा है कि हम लोग बिंब को, यानी कि ऑब्जेक्ट को, यानी कि वस्तु को कहाँ रखेंगे, इस सी से पीछे रखेंगे, वक्रता केंद्र से पीछे रखेंगे, तो यहाँ पर प्रतिबिंब कैसा बनेगा ये बताना। तो देखिए इससे हम लोग दो किरण निकालते हैं और यहाँ पर बना के देखते हैं। तो एक किरण मान लीजिए यहाँ पर ऐसे लिए तो ये फोकस से चला जाएगा, और एक अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही लेंगे तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही वापस चला जाएगा। मतलब आप लोग यहाँ पर देखेंगे, फिर से कलर चेंज करता हूँ और इसके बाद यहाँ पर देखिए, अगर आप लोग यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपको स्पष्ट रूप से नजर आ रहा होगा कि यहाँ पर प्रतिबिंब कैसा बन रहा है। सबसे पहली बात कि सी और एफ के बीच में बन रहा है, मतलब कि वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में बन रहा है। और देख लीजिए यहाँ पर जो वस्तु है उससे छोटा बन रहा है, ठीक। वस्तु उससे छोटा बन रहा है, मतलब कि इस ऑप्शन के हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा, राइट, यानी कि छोटा बनेगा, ठीक है, छोटा बनेगा। और यहाँ पर और भी ध्यान देने वाली बात हो सकता है कि थोड़ा सा चेंज करके पूछे, तो ये ध्यान दीजिएगा कि वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। देखिए यहाँ पर वस्तु को हम लोगों ने इस प्रकार से रखा है, लेकिन प्रतिबिंब हमारा नीचे की ओर बन रहा है, मतलब कि उल्टा है। और ये वास्तविक बनता है और सी और एफ के बीच में बनता है, और वस्तु हमारा इतना बड़ा है लेकिन प्रतिबिंब सिर्फ इतना सा बन रहा है, मतलब कि छोटा बन रहा है। आप लोग खुद यहाँ पर देख पा रहे होंगे, मैंने आप लोग को बेस्ट एग्जाम्पल से यहाँ पर समझा दिया एकदम करके, ठीक है। तो यहाँ पर डिमिनिश हो जाएगा इंग्लिश में, ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा आपका सी करेक्ट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। आगे देखिएगा 52 नंबर वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक अवतल दर्पण के प्रधान फोकस को हम लोग बोलते हैं मुख्य फोकस ना, से गुजरती हुई किरण परावर्तन के बाद क्या, इंग्लिश में देखिए, अरे पासिंग थ्रू द प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कॉनकेव मिरर आफ्टर रिफ्लेक्शन। तो इसको भी मैं यहाँ पर बना करके बताता हूँ। कोई एक कॉनकेव मिरर ले लीजिए, ठीक है, एक अवतल दर्पण यहाँ पर ले लिया, ठीक। इसका ये मुख्य अक्ष है, यानी कि क्या बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। तो यहाँ पर इसका मान लीजिए कलर चेंज करते हैं, इसके बाद बनाते हैं। एक मिनट, मान लीजिए यहाँ पर इसका फोकस है, यहाँ पर मान लीजिए फोकस है, और यहाँ पर इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, यानी कि वक्रता केंद्र है, ठीक है। तो क्या बोल रहा है कि इसके फोकस से पास कराना है। अगर फोकस से कोई किरण गुजर रहा है, इसके फोकस से अगर कोई किरण गुजर रहा है, तो ये परावर्तन के बाद, यानी कि इस
मतलब कि दर्पण से टकराने के बाद कैसे जाएगी, तो ये इसके समांतर जाता है, मतलब कि मुख्य अक्ष के समांतर जाता है, ठीक है ना। अगर समांतर जा रहा है तो टकरा करके फोकस से जाएगा, और फोकस से जा रहा है तो टकरा करके मुख्य अक्ष से जाएगा, ये ऐसे होता है, याद रखिएगा। आप लोग 10th क्लास में बहुत डीपली इसको पढ़े होंगे। तो राइट आंसर क्या जाएगा, प्रधान अक्ष के समांतर उभरेगी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। इंग्लिश में देखिए कि विल एमर्ज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, यानी कि मुख्य अक्ष के समांतर जाती है, ठीक। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि 53 नंबर वाला। मैं यहाँ आपको फुल डिटेल में समझा करके बताऊंगा ताकि कहीं भी कोई कंफ्यूजन ना हो, और ऐसा क्वेश्चन भी आए तो आप लोग इजीली कर पाए। सिर्फ यहाँ पर टिक लगा देने से कुछ नहीं होता। बहुत सारे यूट्यूबर आपको टिक डायरेक्ट लगा देंगे, और आप लोग भी सोच रहे होंगे कि बहुत कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन पढ़ ले, तो ऐसा पढ़ने का कोई मतलब है नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए 53। पदार्थों की निम्नलिखित सूची में पूर्ण अपवर्तनांक का अधिकतम मान है। पूर्ण अपवर्तनांक का अधिकतम मान पूछ रहा है। द लार्ज वैल्यू ऑफ एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स इन द फ्लोइंग लिस्ट ऑफ मटेरियल्स आर। तो ये तो डायरेक्ट यहाँ पर कुछ मतलब सोल्व कराने या फिर बताने लगा है नहीं, आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए। इसका राइट आंसर जगह सबसे अधिक होता है हीरा का। कितना होता है, हीरा का होता है 2.42। कितना होता है 2.42, ठीक है, ये डायरेक्ट याद रखिएगा। हीरा का होता है सबसे अधिक 2.42। इसके बाद आगे आ जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट देखिएगा 54 नंबर वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। अ लेंस विथ पावर 2 डायोप्टर इंडिकेट्स दैट द लेंस हैड, वो भी माइनस का 2 डायोप्टर है ना, यहाँ पर हिंदी वाले में छूट गया है माइनस लगाना, लेकिन कोई बात नहीं, इंग्लिश वाले से आप लोग देख लीजिए। माइनस का 2 डायोप्टर शक्ति का एक लेंस दर्शाता है कि उस लेंस की, यहाँ पर बताना कि मतलब वो लेंस कौन सा है, अवतल उत्तल, तो ये हम लोग देख लेंगे, अभी पता चल जाएगा। और साथ ही उसका फोकस दूरी कितना होगा। तो आप लोग 10th क्लास में एक फॉर्मूला पढ़े होंगे, ए फिजिकल टू क्या होता है 1/p, यानी कि अगर हमको फोकस निकालना है तो 1 यहाँ पर पावर होता है, जो कि यहाँ पर हमको गिवन है। तो ये क्या जाएगा 1/-2, यानी कि आपका कितना जाएगा डिवाइड करने पर माइनस का 0.5, ठीक है। माइनस का 0.5 मीटर में आएगा। मीटर, ये तो आपका फोकस हुआ, तो यहाँ पर आपको 2 दिख रहा होगा, एक ये और एक ये, उत्तल और अवतल। तो एक बात याद रखेगा कि माइनस में जो होता है फोकस दूरी, माइनस में फोकस दूरी अवतल दर्पण का या फिर अवतल लेंस का होता है, ठीक। और अगर प्लस में है तो ये उत्तल दर्पण या फिर उत्तल लेंस का होता है। ये बात हमेशा याद रखेगा, ये डायरेक्टली क्वेश्चन भी पूछ दिया जाता है। तो यहाँ राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आगे आ जाते हैं 55 नंबर वाला क्वेश्चन देख लीजिए क्या बोल रहा है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप दर्पण से कितना दूर खड़े हो, आपका प्रतिबिंब सीधा और प्रतिबिंब की दूरी वस्तु की दूरी से समान रहती है, वह दर्पण होगा। नो मैटर हाउ फार यू स्टैंड फ्रॉम अ मिरर, योर इमेज अपीयर्स इफेक्ट एंड द इमेज डिस्टेंस रिमेन्स सेम एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस द मिरर इज लाइकली टू बी। क्या बोल रहा है कि आप चाहे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप दर्पण से कितनी दूर खड़े हो, आपका प्रतिबिंब हमेशा सीधा ही बनेगा और प्रतिबिंब की दूरी वस्तु की दूरी से समान रहती है। तो ऐसा कौन से मिरर में होता है ये बताना। तो राइट आंसर इसका क्या जाएगा, राइट आंसर जाएगा समतल दर्पण यानी कि प्लेन मिरर। अब आप लोग दर्पण के सामने खड़ा होते होंगे दिन प्रतिदिन, तो आप लोग दर्पण के सामने रोज खड़ा ही होते होंगे। तो एक एक्सपेरिमेंट करके देखिएगा, हमेशा आपका जो प्रतिबिंब है ना, प्रतिबिंब सीधा बनेगा, ठीक। और आप जितना दूरी पर हैं उतना ही दूरी पर बनता है। आप दर्पण में करके देख लीजिएगा। आपके पास अगर पूरा बड़ा वाला दर्पण होगा ना तो करके देख लीजिएगा, छोटा वाला भी होगा तो उससे भी हो जाएगा। एक्सपेरिमेंट आप लोग करके देख लीजिएगा, प्रैक्टिकल आप लोग करके देख लीजिएगा। इसके बाद आ जाते हैं 56 नंबर वाले क्वेश्चन पर क्या बोल रहा है देखिए। एक वस्तु 15 सेंटीमीटर की फोकस दूरी वाले उत्तल दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। प्रतिबिंब की स्थिति और प्रकृति है। तो स्थिति मतलब कि ये कितने दूरी पर होगा, और साथ ही इसकी प्रकृति भी बताना है। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्केव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। द पोजिशन एंड नेचर ऑफ द इमेज इज। तो देखिए इसको हम लोग कैसे करेंगे, देखिएगा यहाँ पर क्या बोल रहा है कि हमको सबसे पहले गिवन क्या है, ये यहाँ पर देख लीजिए। फोकस हमको गिवन है, एक वस्तु 15 सेंटीमीटर की फोकस दूरी, फोकल लेंथ हमको गिवन है ना, फोकस दूरी कितना है 15 सेंटीमीटर, ठीक। यहाँ पर लिख लेते हैं। साथ में और क्या गिवन है, यू गिवन है, यू जो कि कितना है, यू है हमारे पास यहाँ पर 10 सेंटीमीटर, ठीक है। एक उत्तल दर्पण से 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है, 10 सेंटीमीटर यहाँ पर हो जाएगा, ठीक ना। 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है। प्रतिबिंब की स्थिति और प्रकृति बताना है, ठीक है। तो u को हमेशा माइनस में लीजिएगा, क्योंकि ये लेफ्ट साइड में होता है ना, इसीलिए इसको हम लोग माइनस में लेते हैं, ठीक है। तो चलिए देखिए इसको हम लोग कैसे सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर निकालेंगे इसका फोकस दूरी, तभी तो स्थिति बता पाएंगे। तो देखिए फोकस दूरी कैसे निकालेंगे, तो इसको हम लोग लिखेंगे 1/f। फार्मूला क्या होता है, मिरर फार्मूला 1/f इज इक्वल टू होता है 1/v प्लस 1/u। हमको निकालना क्या है,
हमको क्या निकालना है, हमको तो 1/v निकालना, मतलब कि v निकालना है एक्चुअली। तो 1/v इज इक्वल टू क्या जाएगा, 1/f माइनस को 1/u आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पर इसको निकालते हैं। तो 1/v इज इक्वल टू, 1 मिनट, 1/v इज इक्वल टू क्या जाएगा, 1/f, f का मान कितना था 15, यानी कि 1/15, और यहाँ पर माइनस का साइन, और 1 बाई यहाँ पर कितना माइनस का 10, ठीक, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि प्रतिबिंब की दूरी को हम लोग माइनस में लेते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 1/15 और माइनस माइनस हो जाएगा यहाँ पर प्लस 1/10। ठीक है, और इसको जब यहाँ पर आप जोड़ कीजिएगा इसका, तो ये आपका निकल कर जाएगा ऊपर जाएगा, मतलब कि एलसीएम लीजिएगा तो यह जाएगा 30, तो ऊपर आ जाएगा आपका यहाँ पर कितना 2 + 3, 2 टाइम्स और 3 टाइम्स, तो यह जाएगा 5/30। हमको चाहिए भी, ना कि 1/v, तो इसको पलट देंगे तो यह जाएगा v इज इक्वल टू 30/5, तो यह आ जाएगा आपका कितना 6 सेंटीमीटर आपका आ जाएगा। ठीक है ना, 6 सेंटीमीटर। तो देखिए अब यहाँ पर देखिए क्या क्या बोल रहा है, 1 मिनट, 6 सेंटीमीटर दर्पण के पीछे आभासी और सीधा बोल रहा है, फिर 6 सेंटीमीटर दर्पण के सामने वास्तविक और उल्टा बन रहा है। तो यहाँ पर आपका क्या जाएगा, यहाँ पर आपका आ जाएगा 6 सेंटीमीटर दर्पण के पीछे आभासी और सीधा बनेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा आपका सी करेक्ट। 6 सेंटीमीटर दर्पण के पीछे आभासी और सीधा बनेगा। आभासी और सीधा क्यों, क्योंकि पॉजिटिव आया है, पॉजिटिव आया है इसलिए आभासी। ठीक है, अगर नेगेटिव रहता तब हम लोग इसको वास्तविक बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा आपका सी करेक्ट। इसके बाद देखिए 57 नंबर वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए कि द ह्यूमन आई कैन फोकस ऑब्जेक्ट्स एट डिफरेंट डिस्टेंस बाय एडजस्टिंग द फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस दिस ड्यू टू। मानव नेत्र अपने लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करते हुए विभिन्न दूरियों पर वस्तुओं को देख सकता है, यह किसके कारण होता है ये बताना है। तो ये समायोजन के कारण होता है, डायरेक्ट थियोरेटिकल है, आप लोग पढ़े होंगे, इसको बोलते हैं एकोमोडेशन, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा आपका बी करेक्ट। इसके बाद आगे आ जाते हैं 58 नंबर वाला क्वेश्चन पर क्या बोल रहा है, हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 5 कूलम अक्रॉस 2 पॉइंट्स हैविंग अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 10 वोल्ट। 10 वोल्ट के विभवांतर वाले दो बिंदुओं के बीच 5 कूलाम के एक आवेश को ले जाने में किया गया कार्य। तो कार्य बराबर, इसके लिए यहाँ पर फॉर्मूला होता है, कार्य बराबर आपका होता है जो विभवांतर है और यहाँ पर इंटू में आवेश होता है, मतलब किया जाएगा आपका यहाँ पर 10 गुने में 5 यानी कि 50, और कार्य है इसीलिए जूल आ जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा आपका फर्स्ट करेक्ट। इसके बाद देखिए 49 नंबर बोला कि एक सुचालक का प्रतिरोध पर निर्भर करता है, रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर डिपेंड्स ऑन, मतलब कि रेजिस्टेंस का कंडक्टर किस पर डिपेंड करता है। तो आप लोग फॉर्मूला पढ़ते आ रहे हैं 10th क्लास से 9th क्लास से कि R इज इक्वल टू क्या आता है, R इज इक्वल टू होता है रो एल बाई ए। तो किस किस पर डिपेंड कर रहा है, लंबाई पर, क्षेत्रफल पर, साथ ही यहाँ पर ये जो पदार्थ की प्रकृति है इस पर भी निर्भर कर रहा है, और ये जो पदार्थ की प्रकृति है तापमान पर भी निर्भर करता है। इसीलिए राइट आंसर क्या जाएगा यहाँ पर ऑल ऑफ द एबव, यानी कि लेंथ, एरिया, तापमान, यानी कि उपयुक्त सभी हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर आपका 59 नंबर वाले क्वेश्चन का। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देख लीजिए 60 नंबर वाला क्वेश्चन क्या है, द रेजिस्टेंस ऑफ अ मेटेलिक रॉड ऑफ लेंथ 1 मीटर एंड रेडियस 20 सेंटीमीटर इज। तो इसका क्या बताना है, रेजिस्टेंस बताना है, और हमको गिवन है यहाँ पर क्या कि गिवन रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल रोड का हमको यहाँ पर रेजिस्टिविटी गिवन है। 1 मीटर की लंबाई और 20 सेंटीमीटर की त्रिज्या वाली एक धात्विक छड़ का प्रतिरोध, छड़ के पदार्थ की प्रतिरोधकता हमको यहाँ पर गिवन है, और इसका हमको निकालना क्या है, निकालना है प्रतिरोध। तो फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है R इज इक्वल टू रो एल बाई, 1 मिनट, रो एल बाई ए। रो हमको यहाँ पर गिवन है, ये जो है ये रो ही है, एल हमको यहाँ पर लंबाई गिवन है, और साथ ही हम क्षेत्रफल यहाँ पर निकाल लेंगे। तो चलिए इसको कैलकुलेट करते हैं कैसे करेंगे। देखिए गिवन क्या क्या है, आपको लंबाई दिया गया है, लंबाई दिया गया है आपको 1 मीटर, कितना 1 मीटर। ठीक है, त्रिज्या आपको दिया गया है कितना 20 सेंटीमीटर, कितना 20 सेंटीमीटर, इसको भी मीटर में कन्वर्ट कीजिए तो 0.2 मीटर आ जाएगा, कितना 0.2 मीटर आ जाएगा। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड, और साथ में आपको रो भी गिवन है। ठीक है, साथ में आपको रो भी दिया हुआ है। तो बस हम लोग यहाँ पर निकाल लेते हैं, सबसे पहले एरिया निकाल लेते हैं, एरिया की हमको जरूरत पड़ेगी। तो एरिया यहाँ पर निकालते हैं, 1 मिनट, क्या हो गया, हाँ देखिए सबसे पहले एरिया यहाँ पर देख लीजिए, तो ए इज इक्वल टू क्या जगह पाई आर स्क्वायर, क्योंकि रोड है, रोड तो वृत्त के आकार का ही होगा, मतलब उसी का आकार का होता है, तो पाई आर स्क्वायर जगह, पाई को एज इट छोड़ दीजिए, आर स्क्वायर मतलब कि यहाँ पर क्या जगह 0.2 का होल स्क्वायर, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं पाई इंटू में 0.04 ये आ जाएगा। ठीक है, इसको ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं कि पाई और ऊपर 4 और नीचे यहाँ पर ऐसे 100, ऐसे ऐसे मैंने यहाँ पर इसलिए लिखा क्योंकि आपको यहाँ पर कैलकुलेशन करने में थोड़ा सा इजी पड़ेगा जब हम लोग इसका मान रखेंगे ए का। ठीक है, तो इस प्रकार से याद रखेगा। इसके बाद चलिए अब हम लोग यहाँ पर डायरेक्टली निकालते हैं प्रतिरोध का मान, यानी कि रो का मान। तो आर इज इक्वल टू होता है रो एल बाई ए।
तो रो का मान कितना है, रो का मान है आपका यहाँ पर 2 गुने 10 के पावर में -8, ठीक है, यही है। इंटू में रो और इंटू में आपका आ जाएगा एल जो कि 1 दिया हुआ है, ठीक है, 1 दिया हुआ है, और अपॉन में आता है आपका क्या, ए मतलब कि 4 पाई अपॉन में 100, तो यहाँ पर लिखते हैं लिखता हूँ मैं 4 पाई, ठीक है, यहाँ पर मैंने लिख दिया 4 पाई अपॉन में 100, तो 100 ऊपर ही जाकर के यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर कैंसिल कर लीजिए, 2 बार में हो जाएगा कैंसिल, और ये हो जाएगा आपका 50 बार में कैंसिल, ठीक। तो यहाँ पर बचेगा क्या, इसको मैं अच्छे तरीके से लिखता हूँ आगे, देखिए r इज इक्वल टू क्या जगह, r इज इक्वल टू आपका यहाँ पर आ जाएगा 50 गुने में -8 और यहाँ पर बटे में आपका यहाँ पर आ जाएगा पाई, ठीक है। तो क्या कीजिए, 2 जीरो इधर ट्रांसफर कर दीजिए, यहाँ पर आपका बच जाएगा 0.5 और इधर जाकर हो जाएगा -6 और बटे में पाई। ऐसा ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा होगा, ऑप्शन नंबर बी। कौन सा, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पर आपका करेक्ट, ठीक है। इसके बाद चलिए आगे बढ़ जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, 61 नंबर वाला। देखने में कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा लेकिन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है, सर्किट में कुल प्रतिरोध ज्ञात कीजिए, फाइंड द टोटल रेजिस्टेंस इन द सर्किट। तो देखिए सबसे पहले इन दोनों का फाइंड कर लीजिए, इसके बाद इन तीनों का फाइंड कर लीजिए, और इन दोनों का फाइंड कीजिएगा तो आपका मान लीजिए यहाँ पर आ जाएगा, और इन तीनों का फाइंड कीजिएगा तो यहाँ पर आ जाएगा। ये दोनों फिर पैरेलल में आ जाएंगे और फिर हाँ इन लोग दोनों फाइंड कर देंगे। तो देखिए पैरेलल नहीं सीरीज में आ जाएगा ये। तो देखिए सबसे पहले इन दोनों का हम लोग फाइंड करेंगे, R1 और R2 का। ये क्या है, ये पैरेलल में है मतलब कि समांतर में है। R1 R2 पैरेलल में है मतलब कि समांतर में है। तो समांतर वाला हम लोग कैसे करते हैं, 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 ऐसे करते हैं। और यहाँ पर चूंकि 2 रेजिस्टेंस है तो इसके लिए हमको डायरेक्ट फॉर्मूला भी याद है, R इज इक्वल टू क्या जगह, या फिर बोल लीजिए R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, तो R1 इंटू R2/R1 प्लस R2, 2 रेजिस्टेंस के लिए डायरेक्ट फार्मूला याद है। अदरवाइज 1/R1 प्लस 1/R2 करके भी आप लोग निकाल सकते हैं, कैसे भी निकाल सकते हैं। देखिए तो R1 R2 आपको यहाँ पर नीचे दिया गया, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 5 और 20 दिया गया, ठीक ना। तो गुना कीजिए, तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, गुना करेंगे तो आपको यहाँ पर आ जाएगा, देखिए 5 गुने में 20 करेंगे, और इसके बाद यहाँ पर नीचे आपका आ जाएगा R1 प्लस R2 यानी कि 5 प्लस में 20, ठीक है, 5 प्लस में 20 ऐसे हो जाएगा। तो ऊपर आ जाएगा आपका यहाँ पर 100 और नीचे आपका आ जाएगा कितना 25, तो यह आ जाएगा आपका 4। तो ये मतलब कि यहाँ पर 4 ओम निकल के आ जाएगा R1 और R2 को जोड़ेंगे तो, ठीक है। अब इसके बाद इन तीनों को जोड़ लीजिए, तो देखिए इसका हम लोग करेंगे तो 1/R इज इक्वल टू 1/R3 प्लस 1/R4 प्लस 1/R5 ऐसे हम लोग कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए R3 R4 और R5 का मान रखे तो 1/R इज इक्वल टू आ जाएगा 1/R इज इक्वल टू 1/R3। R3 का मान है 30, R4 का मान है आपके पास 20, ठीक है, R5 का मान है आपके पास 60। एलसीएम लीजिए तो कितना आ जाएगा, एलसीएम लीजिएगा तो आ जाएगा 60, और ऊपर आपका कितना आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 2 बार 3 बार 1 बार, ठीक है। तो यह आ जाएगा आपका 6/60। हमको तो R चाहिए, तो दोनों को पलट दीजिए, तो R इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 60/6, मतलब कि ये निकल कर आ जाएगा आपका 10। अब देखिए, अब यहाँ पर देखिए इसका हम लोगों ने निकाला था जो कि 4 ओम निकल के आया था, और साथ में इसका हम लोगों ने निकाला जो कि 10 ओम निकल के आया। आप दोनों सीरीज में समांतर में, तो बस दोनों को सिंपल जोड़ दीजिए, मतलब कि 14 ओम आपका आ जाएगा आंसर। यहाँ पर देख लीजिए 14 ओम कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर जाएगा आपका बी करेक्ट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्या बोल रहा है, द फिनोमिना ऑफ प्रोडक्शन ऑफ induced current in a coil placed in a region where the magnetic field can changes with time is। समय के साथ चुंबकीय क्षेत्र बदलने वाले एक क्षेत्र में एक कुंडली को रखने से प्रवृत्त विद्युत के उत्पादन की परिघटना है। तो इसको मतलब किस नियम से हम लोग व्यक्त करते हैं ये हमको बताना है। तो राइट आंसर क्या जाएगा इसको हम लोग किस नियम से व्यक्त करते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं विद्युत चुंबकीय प्रवर्तन यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा आपका बी करेक्ट। इसके बाद 63 नंबर वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है, गैर परंपरागत। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा सौर ऊर्जा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन कन्वेंशियल सोर्स ऑफ एनर्जी। तो सोलर एनर्जी आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऐसे ही और यहाँ पर एग्जाम्पल दूँ अगर किसका गैर परंपरागत ऊर्जा का, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा क्या वाइंड एनर्जी आ जाएगा, ये भी होता है। तो और भी मतलब बहुत सारे एग्जांपल होते हैं। इसके बाद देख लीजिए 64 नंबर वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एन इलेक्ट्रॉन इंटर्स अ मैग्नेटिक फील्ड एट राइट एंगल। राइट एंगल मतलब 90 डिग्री, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा साफ साफ इस फिगर में 90 डिग्री पर, ठीक। टू इट एज सोन इन द
फिगर, जैसा कि आपको फिगर में दिखाया गया है। द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन द इलेक्ट्रॉन विल बी, तो डायरेक्शन आपको बताना है फोर्स एक्टिंग का। एक इलेक्ट्रॉन चित्र में दिखाए अनुसार एक चुंबकीय क्षेत्र में समकोण पर प्रविष्ट होता है। इलेक्ट्रॉन पर लगने वाले बल की दिशा, तो लगने वाली बल की दिशा आपको बताना है। तो लगने वाली बल की दिशा हम लोग निकालेंगे कैसे, तो इसके लिए हम लोग लगाएंगे फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, यानी कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। और इसमें जो आपका अंगूठा होगा, अंगूठा, ठीक है, आपका जो अंगूठा होगा वही बल की दिशा को बताएगा, ठीक है। तो आप लोग अगर यहाँ पर अप्लाई करके देखेंगे तो राइट आंसर क्या जाएगा इसका, कि पृष्ठ से बाहर निकलेगा। ये कैसे निकलेगा, पृष्ठ से बाहर, यानी कि ऊपर की ओर ऐसे आपकी तरफ आएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा आपका सी करेक्ट, ठीक है। इसके बाद देख लीजिए 65 नंबर वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, शॉर्ट सर्किट के समय सर्किट में विद्युत, यानी कि एट द टाइम ऑफ शॉर्ट सर्किट द करंट इन द सर्किट, तो सर्किट में करंट उस समय क्या होता है, अत्यधिक बढ़ जाता है, यानी कि इंक्रीजेज हाईली, हाईली एकदम बढ़ जाता है, ठीक है ना, शॉर्ट सर्किट के समय। इसके बाद आपका फिजिक्स का लास्ट क्वेश्चन है जो कि 66 नंबर वाला है। लगभग 17 क्वेश्चन आपके फिजिक्स के पूछे जाते हैं। और इसी प्रकार से मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी मिलाकर के 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिजिक्स का 17 और आई थिंक केमिस्ट्री का 17 और इसके बाद जो भी बच जाते हैं बायोलॉजी का होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, एक 4 ओम प्रतिरोधक में 100 जूल ऊष्मा प्रति सेकेंड उत्पादित होती है। प्रतिरोधक में विभवांतर है 100 जूल ऑफ हीट आर प्रोड्यूस्ड ईच सेकेंड इन 4 ओम रेजिस्टेंस, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रजिस्टर इज। तो हम लोग कैसे निकालेंगे, हम लोग जानते हैं इसके लिए फॉर्मूला, क्या जानते हैं, हीट इज इक्वल टू, यहाँ पर मैं लिखता हूँ, हीट इज इक्वल टू होता है आपका यहाँ पर वी स्क्वायर आर और यहाँ पर टी। 1 सेकंड इसने बोल रखा है, 1 सेकंड तो टी का यहाँ पर कोई मतलब है नहीं, तो इसको हटा दीजिए। और हमको यहाँ पर हीट दिया हुआ है 100 और वी स्क्वायर, मतलब भी हमको निकालना, तो वी स्क्वायर को ऐसे ही छोड़ दीजिए और यहाँ पर जगह 4, तो गुना हो जाएगा 400 इज इक्वल टू वी स्क्वायर, मतलब कि अंडर रूट में 400 इज इक्वल टू भी, मतलब कि बी इज इक्वल टू 20, तो 20 वोल्ट आपका आ जाएगा राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा आपका बी करेक्ट, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपका फिजिक्स वाला कंप्लीट हो गया। इसके बाद नीचे आएंगे तो नीचे आपका केमिस्ट्री वाला है। केमिस्ट्री वाला मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करा दूंगा। इसके बाद बायोलॉजी वाला नेक्स्ट वीडियो में करा दूंगा। और इसी प्रकार से आपको मैथ का भी वीडियो मिलता रहेगा, मतलब रेगुलर वीडियो आपको मिलता रहेगा। और जितना आप लोग मैक्सिमम शेयर करते हैं, जितना मैक्सिमम स्टूडेंट जुड़ते हैं, उतना अच्छा रिस्पॉन्स, उतना अच्छा क्लासेस आपको यहाँ पर कराया जाएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू इन द